नमस्कार जय भरत। कहाँ तक हो गया ना? वो 8 बातें में से कुछ बातें चली थी हैं। चलो लिखो। विद द सेम डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा, 8 बातों में से कितनी बातें डिस्कस हुई थी अभी तक? 4 हुई थी। 4 और कर लेते हैं, फिर लिखते हैं ये बात। वीक की बातें डिस्कस नहीं हुई थी ना? ठीक। स्ट्रांग वाली एक बार देख लें पहले। स्ट्रांग वाली जहां लिखी है आपने को उसको पूरा पढ़े फटाफट, ताजा करें यादों को। नहीं, तुम्हारी याददाश्त कल वाली चल जाए बड़ी बात, तभी कह रहे हैं ताजा करो। नहीं तो फिर घर भेज देते, घर रिवाइज करके आओ। कल पढ़ा तो उसको रिवाइज करें, जल्दी से देखें एक बार क्या क्या बताया था। कितनी बातें बताई थी उसमें? बातें कौन कौन सी? कंडक्टेंस पानी मिलाने पे बढ़ेगा और कप्पा घटेगा, और मोलर और इक्विवेलेंट दोनों। ठीक है, सुने। अब बात करते हैं वीक की। बिफोर डाइल्यूशन का डेटा देखें। मान लो 100 ml आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसमें आयन की संख्या 50,000 है। इसमें अगर पानी मिलाओगे तो गुलाबी के नीचे वाली सारी की सारी कौन सी? आफ्टर। तो आफ्टर वाला सीन देखें। ये 100 की जगह जब आप 200 ml करेंगे, मतलब 100 ml पानी डाल दिया आपने। इस बार वीक में पानी मिलाया है तो ध्यान दें, जो आयंस इनकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि अल्फा बदलेगा। कानून चल रहा है अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन, बराबर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस बार देखिए, वो जो 50,000 आयन है वो 50,000 नहीं रहेंगे, उससे कुछ अब ज्यादा हो जाएंगे। पहचानो, आते ही खाता खोल देते हैं, जीरो बैलेंस। तो 100 ml देखिए, अगर आपके पास कुछ सही बात नहीं बोलने को तो उससे शांत रहिए, वो उससे भी आप देश में योगदान दे रहे हैं। अगर सारे मूर्ख लोग एक बार में शांत हो जाएं तो अपने आप देश आगे बढ़ जाए। वो कुछ नहीं करें, मतलब वो सुबह उठें, खाना खाएं, खाना बाकी लोग खिलाएं उनको, खाना खिलाएं उनको, सुलाएं, रिलैक्स करें, और फिर रात का खाना सो जाए, कुछ ना करें अपने आप। उनका कुछ करना ही निगेटिव पीछे ढकेलना है। तो कोशिश करिए कि जब ऐसा कुछ हुआ करे तो एकदम मौन धारण कर लें, उसमें ही प्रगति है। देखिए 100 ml सॉल्यूशन में जब आपने 200 ml करा और आपने डाइल्यूशन को 2 गुना किया, तो मैंने कहा कि 50,000 से आयन बढ़ेंगे। पहली बात, आयन 2 गुना नहीं हुए हैं, 50 के 1 लाख नहीं हुए हैं, 50 के 60 हुए हैं। 50 के 60 में एग्जाम्पल ऐसा मान रहा हूं क्योंकि अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन है। तो ऐसा ना सोचे कि मैं डाइल्यूशन को 2 गुना करूं और अल्फा भी 2 गुना हो जाए। आप डाइल्यूशन को अगर 2 गुना करेंगे तो अल्फा रूट 2 टाइम्स होगा, 1.4 टाइम्स। इसलिए मैं ऐसा कुछ डेटा ले रहा हूं। आगे बढ़िए। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, हरा वाला और हरा वाला, बताएं ये क्या समझा रहे हैं आपको? ये ओवरऑल कंडक्टेंस बता रहे हैं। पहले 100 ml के अंदर 50,000 लोग रहते थे जो आयन का फ्लो, जो चार्ज का फ्लो करते थे। अब उस 200 ml के अंदर आपके पास 60,000 लोग हैं, और 60,000 लोग हैं तो 10,000 लोग ज्यादा हैं। 10,000 वो लोग हैं जो पहले थे ही नहीं, और उनका कंडक्टेंस आपने जोड़ा ही नहीं था क्योंकि वो थे ही नहीं। अब वो हैं तो उनका कंडक्टेंस जुड़ेगा, और एक नया कंडक्टेंस ऐड होकर के नेट कंडक्टेंस को काफी बढ़ा देगा। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट की दर होगी वो काफी अधिक होगी। रेट ऑफ इंक्रीमेंट विल बी ग्रेटर। किसकी तुलना में? स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में। बढ़ोतरी स्ट्रॉन्ग में भी हुई थी,
इंक्रीमेंट यहां भी हुआ है, कारण दोनों जगह अलग है। वहां लोगों की संख्या 50,000 ही थी, लेकिन उनकी थोड़ी सी स्वतंत्रता बढ़ गई थी। 50,000 लोगों को आपने ज्यादा जगह दे दी थी। यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि जगह तो ज्यादा मिली है, ऐसा नहीं जगह उतनी ही है, जगह डबल हुई है और लोग डबल नहीं हुए हैं, तो स्वतंत्रता थोड़ी सी बढ़ी है। पर व्यक्ति अगर आप फ्रीडम देखें तो थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि लोग डबल, जनसंख्या दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन फ्लैट हमने दोगुने बना दिए, तो फिर लोग थोड़ा सा रिलैक्स। तो इसका मतलब फ्रीडम तो यहाँ भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें यहाँ पे क्या ट्रिपल आई की बात करें या फ्रीडम की बात करें, तो क्या फ्रीडम यहाँ नहीं बढ़ी है? तो यहाँ भी बढ़ी है। पर आयन पे स्वतंत्रता यहाँ भी अच्छी खासी बढ़ी है। लेकिन यहाँ बड़ा कारण जो है वो क्या है? 10,000 नए लोगों का जुड़ जाना। तो बड़ा कारण आप समझेंगे। वीक में कोई पूछे आपसे कि कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाता है इलेक्शन बढ़ने के साथ, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे? नंबर ऑफ आयंस का बढ़ जाना। हालांकि दूसरा भी कारण उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा कारण ये। और बड़ी वजह जिसके पास है उसका कंडक्टेंस जल्दी जल्दी बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग और वीक में डायल्यूशन करने पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा बड़ी वजह किसके पास है? वीक के पास। तो कंडक्टेंस जल्दी जल्दी किसका बढ़ेगा? इसीलिए आप स्ट्रॉन्ग का ग्राफ देखें तो स्ट्रॉन्ग का ग्राफ कंडक्टेंस में आप चेक करें हल्का सा ऐसे होता है। वीक का ग्राफ देखें आप कंडक्टेंस में तो वो ऐसे भागता है। तो दोनों में फर्क इसीलिए क्योंकि कारण ये। आगे बढ़िए अगले पॉइंट पे। अब मेरा फोकस किस पे होना चाहिए अगला पॉइंट समझने के लिए? एक रूम पे। अब हम बात करेंगे एक रूम की। एक रूम की बात करेंगे तो हम 100 ml की ना करके अब हम 1 ml की बात करेंगे। यहां भी 200 ml की बात ना करके इन 200 एक ml के कमरों में से एक कमरा निकाल लो। इन 100 एक ml के कमरों में से एक कमरा निकाल लो। समझ पा रहे हैं? और ये सोचो कि एक कमरे में हालात कैसे थे और अब कैसे हैं। तो बताएं 100 में 50,000 लोग थे, तो 100 डिवाइड कर दो, 2 जीरो गायब कर दो, तो अब कितने? यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे 200 में 60, तो 200 200 डिवाइड कर दो, 600। 600 बाई 60,000 अपॉन 200 यानी कि 300। तो बताइए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 200 डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो ये गायब हो गया, और 600 बाई 2 यानी कि 300। अब चेक करें, दोनों जगह कंपैरिजन करें। अगर आप एक कमरे की बात करें तो इस एक कमरे में जो भी अंदर भरा हुआ था मटेरियल उसको चेक करें, और इसमें चेक करें। इसको नीला वाला बना लें। नीला वाला और नीला वाला क्या बताता है? कप्पा बताता है। क्यों? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अच्छा, हरा हरा वाला क्या बताता था? ओवरऑल कंडक्टेंस बताता। समझ पा रहे हैं? अब अगर आप चर्चा करते हैं एक रूम पे, तो एक रूम के क्या हालात है? एक रूम में पहले कितने आयन फंसते थे? 500 लोग फंसते थे। अब उसी एक रूम में अब केवल 300 लोग हैं, तो क्या 200 का घाटा हुआ है? एक रूम में से 200 लोग भाग गए, तो कहाँ चले गए? थोड़े थोड़े बाकी सब रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। ठीक है, तो पर रूम का घाटा या पर रूम का फायदा? पर रूम का घाटा। तो कप्पा की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो यहाँ से दो बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ओवरऑल कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कप्पा की वैल्यू बराबर है। इतना नोट कर लो पहले, नहीं सब एक साथ खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे। जल्दी से खींचे। अब तीसरी बात क्या सोचनी है बताओ? मोलर और इक्विवेलेंट एक साथ हो जाता है, उसमें आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? अब आप एक मोल की बात करेंगे, एक मोल में Na आयन, तो Na आयन में से एक आयन की बात करेंगे। अब हम किससे बात करने जा रहे हैं? एक एक आयन से। तो जब आप कप्पा के बारे में सोचें तो एक रूम से बात करें, और जब आप मोलर या इक्विवेलेंट पे चर्चा करने जा रहे हैं तो पहले एक एक आयन से बात करें। एक आयन को अगर जैसा लगेगा वही आंसर होगा। तीसरी बात और खत्म कर ले। अब बताओ क्या करें? 500 आयन को कैसा लग रहा है? बताओ 500 आयन को कैसा लग रहा है भाई? 500 आयन को लग रहा है कि वो एक रूम में है। अब बताओ फिर इसमें से एक आयन को कैसा लग रहा होगा? उल्टा सोचो, इधर से उधर जाना है आप ऐसे। तो बताओ एक आयन को क्या लगेगा? 500 को तुमने एक कमरा दिया, तो एक को 1/500 ml। ठीक है, ये बिफोर डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन कर दो तो क्या हो जाएगा?
300 आयन को कितने कमरे देते हो? तो एक आयन को क्या दोगे? अब बताओ, एक आयन को अच्छा लगा या खराब लगा? उसको फ्रीडम दे रहे हैं या फिर फ्रीडम कम कर रहे हैं? चेक करिए, कम कर रहे हैं? मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ। देखिए, यहाँ 1/500 चल, पल भर में बदल जाते हो। देखिए, 1/500 और यहाँ पे कितना है? इसका जो डिनोमिनेटर है 300, वो कैसा है? छोटा है। तो ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू बड़ी है। तो बताइए, एक आयन को आपने ज्यादा जगह दी है, इसका मतलब, बराबर। और अगर एक आयन को आप पहले इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर करें तो एक आयन को पहले से ज्यादा जगह दे रहे हैं। डिनोमिनेटर कम हो गया तो वैल्यू पूरी ओवरऑल बढ़ गई। तो ज्यादा जगह दे रहे हो तो फ्रीडम दे रहे हो या फ्रीडम घटा रहे हो? फ्रीडम बढ़ा रहे हो। बढ़ा रहे हो तो एक आयन को अच्छा लगा या खराब लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा तो एक आयन को अच्छा लगा तो कैटायन को अच्छा लगा या एनायन को? तो कैटायन को भी और एनायन को भी। तो फिर पूरे 100 भी अच्छा लगा होगा एक एंटिटी को, तो फिर एक मोल को भी अच्छा लगा होगा। तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यहां से समझ में आता है कि मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ये तीसरे वाला है। तारों को उलझने मत देना, सर्किट तैयार करिए। क्या गजब स्थिति, संभालो अपने आप भैया। तो देखिए, हरा वाला ये कौन बता रहा है क्या भाई? ये ओवरऑल कंडक्टेंस। नीला वाला कप्पा, और सफेद वाला मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, मोलर समझ गया तो इक्विवेलेंट अपने आप समझ गया, क्योंकि मोलर बढ़ेगा तो इक्विवेलेंट भी, क्योंकि एन फैक्टर का ही तो डिफरेंस है बस। कितनी बातें डिस्कस होगी? 4। इसके पहले 4 हो चुकी पहले। टोटल कितनी बातें हो गई? अब 8। फटाफट खींच लें फुर्ती में एकदम। है? अच्छा, सब ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। टाइम दवा टाइम पे लिया कर। असर ना हो, डॉक्टर बदलिए। चलें आगे बढ़े। विद सेम डिग्री ऑफ डाइल्यूशन लिखें, सब ठीक हो जाएगा। विद सेम डिग्री ऑफ, हाँ इसे बाद में कर लेंगे है ना, लिख लो पहले। इसके लिए अलग से करवाएंगे ना, वेंसडे को होता है, उसमें कर लेना है सब। विद सेम डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, कॉमा, द रेट ऑफ इंक्रीमेंट, with same degree of dilution, the rate of increment of conductance, with same degree of dilution, the rate of increment of conductance, comma, in weak electrolyte is greater. In weak electrolyte is greater. Is greater than as compared to strong electrolyte. Is greater than as compared to strong electrolyte. दूसरा बयान, with the same degree of dilution, with the same degree of dilution, the rate of decrement in kappa, rate of decrement in kappa is more for strong electrolyte in comparison to weak electrolyte. In comparison to weak electrolyte. दो पहला स्टेटमेंट पढ़ी। पहले में क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है अगर आप सेम डिग्री ऑफ डायलेशन करते हैं तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट कंडक्टेंस में दोनों में होता है, वीक में भी और, लेकिन वीक में। तो ये बात बिल्कुल आराम समझ में आ रही है। एक बात आपकी कॉपी में लिखी, उसको देख अभी बताया था मैंने। कंडक्टेंस देखना है तो कौन से तार को पकड़ेंगे? हरे वाले को पकड़े। तो यहां से देखें, ऐसे देखें, ये कंडक्टेंस के बढ़ने वाला तार है,
ml में पहले कितने आयन थे? 50,000। अभी 60,000। 10,000 आयन बढ़ गए एक्स्ट्रा, उनकी वजह से कंडक्टेंस काफी बढ़ गया होगा, तो इंक्रीमेंट का रेट यहाँ ज्यादा होगा। जबकि जब आप स्ट्रॉन्ग में देखेंगे तो बढ़ा तो वहां भी था, लेकिन वहां यहाँ भी 50 लिखे थे आपने, यहाँ भी, तो आयन वही थे लेकिन थोड़ी सी उनकी फ्रीडम बढ़ी थी, इसलिए कंडक्टेंस वहां भी बढ़ा था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा बढ़ेगा, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम होगा, यहाँ पे ऑफ इंक्रीमेंट पढ़ लें, ये लिखा हुआ पहला, बराबर। दूसरा पढ़े, दूसरे में कह रहा है कप्पा में घाटा होता है, किस में? दोनों में, स्ट्रॉन्ग में भी और कप्पा में। कौन सा तार पकड़ेंगे? ये नीला वाला तार पकड़ी, ऐसे ऐसे से आना है। नहीं वो उछला है तो अब तुम क्यों उछलोगे? सफेद वाला उछल गया ना, यहाँ बार बार नहीं उछलना है। अब देखिए कप्पा है ना, कप्पा का मतलब एक क्यूब के अंदर सोचना है। अब एक क्यूब के अंदर अगर आप सोचेंगे इस तरीके से, तो बताइए पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है? पहले कितने आए? 500। अभी कितने? तो एक कमरे में कितने आयन का नुकसान हुआ? 200 का। पिछले एग्जाम्पल में देखो स्ट्रॉन्ग में क्या हुआ था, 500 से सीधे हो गए थे 250। वहां कितने का नुकसान था? यहाँ पे ज्यादा नुकसान पहले वाले में, समझ रहे हो? वहां 250 का नुकसान हुआ था, आधा नुकसान हो गया था। यहाँ 50% से कम नुकसान हुआ है थोड़ा, समझ रहे हैं? तो यहाँ 200 आयन का नुकसान हुआ है एक कमरे का। तो प्रति कमरे क्या दोनों में नुकसान झेला जा रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में नुकसान, पढ़िए मैम, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट दोनों में होता है, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीमेंट जो कप्पा है वो ज्यादा है किसका? स्ट्रॉन्ग में। किसके कंपेरेटिवली? दोनों बातें बिल्कुल क्लियर, चलते जाए। अगला पॉइंट आता है कि कंक्लूड कर लें। कब प्रश्न आपके सामने आए, और डेटा ही समझोगे, कैसे समझोगे? लैब जाओगे, लैब में डेटा मिलेगा, लैब जाकर समझ लेंगे। लैब तुम्हारे लिए यहाँ ले, क्योंकि तुम कभी लैब जाओगे नहीं। लॉजिकली तो है ये डेटा लॉजिकल है, डेटा को पहले ले आओ। नहीं लाओगे कहाँ से, लॉजिक तो डेटा से ही लाओगे ना। यहाँ आयन का ये 50,000 आयन की जगह कितने आयन हो गए अब? 60,000। तो ये लॉजिक ही तो है 50 के 60 होना। किसमें? ठीक है, कप्पा वाला नहीं पता चला तो कप्पा वाले में एक रूम के बारे में सोच रहे हैं। एक रूम में कितने लोग थे पहले, ये पता लग रहा है? अच्छा तुम्हें ये हरा वाला पता लग रहा है? ठीक है, ठीक है। नहीं 1 लाख नहीं होंगे ना, ये तो बात गलत बोल रहे हो। 50,000 के 1 लाख होंगे ही नहीं, 60,000 होंगे, 70 होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं जा सकते, नहीं गलत है, डबल नहीं होगा ना, रू टाइम से। अच्छा ऊपर वाला डेटा वो कुछ भी ले लें आप, तो तुम वो अगर 1 लाख लोगे तो नीचे वाला 2 लाख नहीं होगा। हम सब समझ रहे, तुम बताओ ना, तुम हमें समझाओ, हम सब समझ जाते हैं, बहुत समझदार है। ठीक है, सुनने प्लीज सुनने। तुम कोई एक डेटा तो लोगे, तुम कौन सा डेटा लेना चाहते हो? यहाँ पे 1 लाख का डेटा ले लो, तुम्हें एक पसंद है, कुछ तो लोगे ना, मतलब डेटा यहाँ कुछ नहीं लोगे क्या? यहाँ लिख दोगे अज्ञात, कुछ लेंगे यहाँ पे, क्या लेना चाहते हो? कुछ तो लेना चाहते भाई, आप सिंपल सोचिए, आप 50,000 नहीं लेंगे, आप 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, कुछ तो यहाँ लेंगे ना। कुछ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 10 लिया आपने तो यहाँ 20 नहीं होगा। हाँ इसके पीछे बिल्कुल लॉजिक अल्फा बढ़ रहा है। नहीं, इस लॉजिक के बेसिस पे अगली लाइन लिखी गई है, ये एक असर्शन सही है बिल्कुल। अब इससे हम दूसरा असर्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, यहां से आ जाना, ये लॉजिकल है। अब अगर ये लॉजिकल है तो इसी से यूनिटरी मेथड पढ़ा है आपने जीवन में, 100 रुपए में इतनी टॉफी तो 1 रुपए में इतनी टॉफी, ये लॉजिक लगा रहे हैं बचपन वाला। गॉट इट? पैसे दिए सेटिस्फाई करना पड़ता है ऑडियंस, आई रिस्पेक्ट ऑडियंस। ठीक है, चले और कोई? हाँ बिल्कुल, आपकी संतुष्टि हमारा भरोसा। ठीक है, अगला पॉइंट है, 3-4 बातें दिमाग में रखिए, जब भी आप चर्चा करें ओवरऑल कंडक्टेंस की, तो सभी कमरों के बारे में सोचें। सोचने का तरीका देखें, आपको दिमाग में जो बल्ब जलाना है वो क्या सोचना है वो समझिए। जब आप ओवरऑल कंडक्टेंस के बारे में विचार व्यक्त करें
तो क्या करें, सभी कमरों के बारे में सोचें। जब आप कप्पा के बारे में विचार करें तो हमेशा एक कमरे में फोकस करें, बराबर। ओवरऑल कंडक्टेंस में ऐसे जितने भी कमरे हैं उन सब पे फोकस करेंगे। और जब आप चर्चा करेंगे किस पे, मोलर कंडक्टेंस पे, और या फिर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे चर्चा करेंगे, तो हालांकि आपको सोचना तो 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में चाहिए, है ना। यहाँ आपको 1 मोल के बारे में सोचना चाहिए और टेक्निकली यहाँ पे आपको, लेकिन हम सोचेंगे एक आयन के बारे में। तो कुछ पूछना है, बताओ भाई कौन, याद किया जाओ। चले, अब देखिए कंडक्टेंस के बारे में जब आप सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे आप, सभी कमरों के बारे में ना। और जब आप कप्पा के बारे में सोचेंगे तो हमेशा एक कमरे के बारे में। और जब आप मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में सोचेंगे तो 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन ये सोचने का जो बेसिक तरीका है वो, एक आयन से कनेक्ट करें, एक आयन को जो लगेगा वो इनको भी लगेगा। ये विचार विमर्श का तरीका है, खींच लें। तो कभी भी जब रिवाइज करें तो ऐसे सोचा करें, तब आप रिवाइज कर लेंगे, बात रिकॉल हो जाएगी। चले, हिडन रिलेशन बिटवीन, सब लिख लिया, जो बोलने का बहुत मन किया करे सब लिख लिया करो, बुधवार करवा देंगे एक साथ, है ना। अभी पहले पढ़ लें 4-5 दिन, फिर आखिरी में एक साथ करवा देंगे। ये सब भी जरूरी है करना जो तुम कर, लेकिन सही समय पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी। चेक करें, आयनिक कंडक्टेंस का जो सिंबल है वो लैम्डा, और मोबिलिटी का सिंबल है म्यू। लैम्डा और म्यू में क्या कनेक्शन है, लैम्डा होता है प्रोपोर्शनल टू म्यू। देखिए अगर म्यू बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। जिस आयन का आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी उस आयन का आयनिक कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, बराबर। और ये दोनों पे लागू होती है, ये कैटायन पे भी लागू होती है और ये बात, तो आप इसको कैटायन पे लगाएं तो कैटायन पे भी ठीक है, एनायन पे लगाएं तो एनायन पे भी ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ कैटायन, और कंडक्टेंस ऑफ एनायन प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। खींचते जाए, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट लगता है फेराडे। तो इस पे एक सवाल सीधा सा बन सकता है, ये रिलेशन है। और सवाल देखिए क्या बनता है, इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि बताओ मैंने तुम्हें एक आयन की आयनिक मोबिलिटी दे दी और बताओ उस आयन का कंडक्टेंस कितना, तो बीच में क्या लगाओगे, फेराडे की वैल्यू एफ 96500 कूलॉम। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए, इससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि मोबिलिटी और कंडक्टेंस दोनों साथ साथ क्यों बढ़ते हैं। जिस आयन का आयनिक मोबिलिटी होगी उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा हो। अब मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, ठीक है। एफ कौन है यहाँ पे, फेराडे कांस्टेंट।
अगले पॉइंट पे आइए, आयनिक मोबिलिटी क्या चीज है? आयनिक मोबिलिटी को डिफाइन किया गया है म्यू को। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रखें। एसोसिएशन रीजन से कनेक्टेड कुछ बातें कर सकता है। मोबिलिटी इज इक्वल टू होती है वेलोसिटी ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान दें, जिस आयन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर v ज्यादा है तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम लगाएंगे आप, तो आयनिक मोबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये सेम क्यों लगाएंगे? ये सेम लगाने का मतलब है कि आप जब एक पर्टिकुलर, मान लें आप एक पर्टिकुलर कोई कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, तो उस कंडक्टिविटी सेल में पोटेंशियल ग्रेडियंट सभी आयन के लिए एक जैसा होता है। ये क्यों एक जैसा होता है इसको भी समझ लें। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप फिजिक्स में पढ़ते हैं डीवी बाई डी एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे क्या डिवाइड करेंगे, जितने सेपरेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ध्यान दें, जैसे मान लें आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, समझ लें फिर एक साथ नोट कर लेना सारी बात। मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, ये दो पैरेलल इलेक्ट्रोड है मान लो, इनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा। सुनते जाए, भी लास्ट में सारी बातें कनेक्ट हो जाएंगी, अभी नोट करना छोड़ दें थोड़ी देर। मान लें इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, एल। तो अगर इनके बीच में एल सेपरेशन है, तो एल सेपरेशन पे आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वी वोल्ट। तो बताएं पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, वी बाई एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब जितना अप्लाई किया आपने पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जितने सेपरेशन पे। ऐसे भी समझा सकते हैं कि एल डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी, तो वन यूनिट डिस्टेंस पे कितना होगा। यूनिट डिस्टेंस पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी तरीका ठीक है। और तीसरा तरीका आप ऐसे भी समझते हैं फिजिक्स में, अगर आपने डिफरेंशियल एक्स एलिमेंट काटा तो उस पर अगर डिफरेंशियल वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट पे कितना होगा, डीवी बाई डी एक्स। अब मैंने आपसे पीछे कहा कि सेम रहता है, सेम क्यों रहता है? क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए आपसे सवाल किसी ने पूछा कि मेरे पास कुछ आयन है, मैंने कहा कौन कौन से, तो उसने कहा तीन है या दो है मान लो इनमें से, और इनमें कंपेयर करना है आपको, किसकी वेलोसिटी ज्यादा किसकी कम, किसकी मोबिलिटी ज्यादा किसकी कम, किसका कंडक्टेंस ज्यादा किसका कम। तो आप क्या मान के चलेंगे, इन सबको मैंने किस में रखा होगा, एक ही कंडक्टिविटी सेल में, बराबर। यानी कि इन तीनों आयन को मैं किस में पुट लिखूंगा, सेम कंडक्टिविटी सेल में। और बताएं सेम कंडक्टिविटी सेल रखने का मतलब, V कैसा है, सेम। L कैसा है, तो V बाई एल भी कैसा होगा, तो ये सेम चलेगा। अब बताएं अगर ये सेम चलेगा, तो तुम्हारे पास मान लो ये तीन आयन होते, तो तीनों को तुम यहां पे भर के देखते हैं इनके बीच में। तो मान लो एक बार तुमने इनके बीच में आयन भरा Li प्लस, एक बार तुमने भरा Na प्लस, एक बार तुमने भरा K प्लस, तुमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक जैसा दिया। एक जैसा पोटेंशियल ग्रेडियंट दोगे तो क्या सबकी वेलोसिटी एक जैसी होगी, नहीं। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी, हाँ भाई ये तो सेम दिया ना तुमने, ये तुमने पूरा सेम दिया। अब अगर ये सेम दिया तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी, और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी उसका कंडक्टेंस भी। अब वापस चलें, कंडक्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे बगल में इसका सिंबल लिख लेना, ये वी है भैया ना, ये वी है और ये म्यू है। तो
जिसका म्यू ज्यादा, म्यू उसी का ज्यादा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा। वेलोसिटी किसकी ज्यादा? वेलोसिटी उसकी ज्यादा जिसका साइज सबसे कम। समझ रहे हैं? और साइज एक्वस मीडियम में सबसे कम उसका जिसका पहले ज्यादा था। मॉल्टन में जिसका ज्यादा था अब उसका, बराबर। उल्टा सोचे तो मॉल्टन इसका कम था, अब इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। अगर इसका साइज ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। कारण समझ पा रहे हैं? जब आप इन तीनों को यहां पे रखते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तीनों को सेम मिलता है, तो फिर वेलोसिटी से क्या कंपेयर हो जाता है, और आयनिक मोबिलिटी से क्या कंपेयर हो जाता है, कंडक्टेंस। अब खींचे, ये हो गया, ये हो गया है? लेमडा, लेमडा अबे वो आयनिक कंडक्टेंस, वो ओवरऑल कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का। लेमडा आयन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लेमडा ऑफ Na+, लेमडा ऑफ Cl-। वो ओवरऑल कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो भी ठीक है लेकिन ओवरऑल के लिए लेते हैं। चले, ये खींचे। ₹2 नुकसान हो गया, बताओ। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। अब देखिए, नहीं तुम्हें भी जरूरत नहीं है उसकी, तो हमें भी नहीं है। तुम इसको समझो, सारा दिमाग इसमें लगा तो इसमें कम पड़ जाएगा। अभी आगे सुनते जाओ। तुम लोग सही चीज दिमाग नहीं लगाते हो, समाज में वाली घटनाओं पे जुड़े हुए हैं। सब सुनना चाहता हूँ बाकी, ये छोड़ के इस पे दिमाग लगाएं। अब बताइए, कंक्लूड किया जाए अगर पूरी बात को, तो इन तीनों में से Li+Na+K+ में बताओ क्या ऑर्डर होता है? Li+ पहले छोटा था, अब सबसे, तो अब इसकी मोबिलिटी सबसे। फिर तो ये कैसे ऑर्डर आया? कोई पूछे ये ऑर्डर कैसे निकाला, तो कहेंगे इसके लिए हमने चेक किया इनका क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस चेक करने के लिए क्या चेक किया, मोबिलिटी। मोबिलिटी चेक करने के लिए क्या चेक किया, वेलोसिटी। वेलोसिटी चेक करने के लिए आयनिक साइज। क्या कनेक्शन है दोनों में, चारों में? कनेक्शन ऐसा है कि जिसका आयनिक साइज सबसे ज्यादा होगा, है ना, भारी, उसकी वेलोसिटी सबसे, तो उसका म्यू भी सबसे, तो उसका लैम्डा भी सबसे। तो बताएं इनमें से सबसे कम कंडक्टेंस किसके पास है, Li+aqueous, तो उसका आयनिक साइज सबसे। खींचो, भारी आयन तो धीमे धीमे चलेगा, तो वेलोसिटी कम, म्यू कम, तो लैम्डा कम, बराबर। आखिरी कॉन्सेप्ट में ये ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, चले। जल्दी खींचो थोड़ा, कोर्स ना खत्म होने देते हैं। नोट्स तो होंगे तुम लोग के पास सबके, नोट्स तो सबके पास ही होंगे लगभग लगभग, पीडीएफ में पड़े होंगे। पीडीएफ में नहीं है, है? पीडीएफ में भी नहीं किसी के पास?
अच्छा चलो देखो, अगला कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट नंबर लास्ट। ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर आप कह सकते हैं हिट ऑफ नंबर। देखिए, दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट नंबर डिफाइन है, कैटायन का और एक। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब ये होता है कि आप ओवरऑल कंडक्टेंस में आपकी क्या जिम्मेदारी है। जैसे बताएं, सिस्टम के अंदर दो प्रकार के आयन हैं, कैटायन और दूसरा, ठीक है। तो जो कैटायन कंडक्टेंस में हिस्सेदारी ले रहा होगा वो ये है, और जो कैटायन और एनायन मिला के ले रहे होंगे वो ये है। जैसे आप मोल फ्रैक्शन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन वैसा ही है। मोल फ्रैक्शन में क्या करते हैं आप, तो उस व्यक्ति के मोल अपॉन, तो वैसे यहां भी है, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस है अपॉन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, कितनी जिम्मेदारी आप निभा रहा है। बगल में एनायन में क्या करोगे, एनायन का कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस, खींचे, दोनों को जोड़ दो, नाम है हिट ऑफ नंबर। यकीन नहीं हो रहा, मान भी जाओ, ये सब सच है। सुना तो तुमने बहुत कुछ नहीं जीवन में जितना पहली बार, हर चीज जीवन में पहली बार ही होती है, तो ये भी मान लो पहली बार हो रही है। कौन सा, अब ऐसी बातें करोगे तो यही होगा फिर, है क्या हो गया, HITTORF। भैया पहले मिलने, भैया ठीक है, पहचान, आंखों भरोसा नहीं हो रहा। हिटॉफ्स नंबर, डबल टी, टोटल है या, पहले हंस लो या तो पूछ लो पहले पूछ लो फिर हंस लेना, उसके बाद बताओ, सीरियस हो पूछो, ऐसे हो। ट्रांसपोर्ट क्या है, नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर एक नंबर होता है, वो हमें ये बताता है कि ओवरऑल कंडक्टेंस में आप जो कंडक्टेंस ला रहे हैं वो कितने फ्रैक्शन में है, समझे। तो ये किसका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस लाने की जिम्मेदारी दो लोगों की होती है, किसकी किसकी, कैटायन की और एनायन की, दोनों को मिला के ये कंडक्टेंस है। उसमें से ये आदमी इतना कंडक्टेंस ला रहा है, कौन, कैटायन, तो ये फ्रैक्शन है जो ये अपनी खोपड़ी पे लेके चल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब होता है आप ट्रांसपोर्टर हैं किसके, कंडक्टेंस के। कौन कौन है ट्रांसपोर्टर, कैटायन है और, तो वो जो ट्रांसपोर्टर है उनका एक डिजिट बनाई गई है, उससे पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारी कैटायन निभा रहा है और कितनी जिम्मेदारी, वेलकम नहीं है, पैसे दिए हैं ऐसी बात, मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप जानते नहीं हूं। अब देखिए, टीसी प्लस टीए, टीसी प्लस टीए इंफॉर्मेशन 1 है, तो मान लीजिए ये 0.3 है, तो ये कितना होगा, ये 0.7 होगा। ये सवालों में इस्तेमाल होगी बात। दूसरी बात पे आए, देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर को आप अन्य तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो लैम्डा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो, लैम्डा डिपेंड कर रहा है म्यू के ऊपर, और म्यू डिपेंड कर रहा है वी के ऊपर। लैम्डा कौन, नाम बताओ, बता ही नहीं पा रहे थे भाई साहब, आयनिक कंडक्टेंस। म्यू कौन, आयनिक मोबिलिटी कौन, वेलोसिटी, ठीक है। तो कंडक्टेंस डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल किसके, मोबिलिटी के, और मोबिलिटी, तो ये सब बात हम यहां समझ चुके हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर देखें कांस्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली, ठीक है, आ जाए। तो इसका मतलब अगर हम लैम्डा में प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे म्यू लिख दें तो भी चलेगा, तो ट्रांसपोर्ट नंबर को म्यू के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो जितनी भी डेफिनेशन वो सब एक जगह लिख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को लिखने टोटल 3 तरीके, और ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन को लिखने के भी 3 तरीके। ध्यान दें, घर गृहस्थी की बातें ना करें, सुने ध्यान से। पहला तरीका है कंडक्टेंस उसका अपॉन दोनों का, दूसरा तरीका है उसकी मोबिलिटी,
अपॉन दोनों की, लैम्डा की जगह मैंने म्यू कैसे लिख दी, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ म्यू, दिख रहा है। तो ये सब पता होगा तभी समझ पाएंगे ये बातें। तीसरी बात पे है, म्यू की जगह आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कैटायन, नीचे वेलोसिटी ऑफ कैटायन प्लस वेलोसिटी ऑफ, तीनों सही है, इधर आ जाए, इधर भी तीन बातें वो लिख ली तो ये लिखना आसान है। खींचे, ऐसे करके पढ़ाएं क्या? अगर रुक जाओ थोड़ा, लिख लेना, लिखने का मतलब ऐसा तो जो हम लिख रहे हैं वही पहले लिखोगे, हैं? आप करो। क्या स्ट्रॉन्ग वीक, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। दोनों के लिए सेम है। तुम लोग आगे जगह बदलो, वहां जगह थोड़ी सही है। वास्तु दोष हो रहा है वहां, जगह बदलो। दोनों के लिए सेम बात, यहाँ जनरल बात हो रही कैटायन एनायन की, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, सब पे चर्चा हो रही है। एक सवाल लिखिए, क्वेश्चन, कर लेंगे। इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लगा सकते हैं, तो इस बार ये लगा लें, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, वेलोसिटी ऑफ कैटायन अपॉन वेलोसिटी ऑफ कैटायन प्लस वेलोसिटी ऑफ एनायन, और इसने कहा दोनों बराबर है, तो दोनों को x मान लेते हैं, x अपॉन x प्लस एक्स 1/2, 0.5। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अगर 0.5 है तो एनायन भी 0.5 ही होगा, क्योंकि दोनों का समेशन 1 है, Tc प्लस TA इज इक्वल टू 1। ठीक है, समाप्त है कंडक्टेंस, पहला हिस्सा खत्म है। गोभी फूल बना ले, पार्ट 1, उसमें कीड़े लगाएं जल्दी से। पार्ट 1 समाप्त है, पार्ट 2 पे आइए। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडक्टेंस खत्म है, अब आप कंडक्टेंस से पूरे सवाल लगा सकते हैं कहीं से भी, कहीं से मतलब कहीं से भी, किसी घर चले जाइए, कोई भी किताब मिल जाए, लूट के ले आइए, लगाइए सवाल, इस टाइप से, एकदम खुला माहौल रखिए। ऐसा नहीं कि यहां से लगाना है वहां से नहीं लगाना है, इनका मॉड्यूल लगाना है उनका नहीं बताएंगे, सबका लगाइए। इलेक्ट्रो सेकेंड पार्ट, सेल, जो जहां से सवाल मिल जाए लगा डालिए। डीएलपी ईएलपी सब मॉड्यूल ही है, सब मॉड्यूल लगा लें, मॉड्यूल लगा लें, पीवाईक्यू लगा लें, इतना बहुत है। बाकी और मन करे तो कोई किताब लगा डालिए। पड़ोसी उड़ोसी की मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें कॉमन क्वेश्चन ही मिलेंगे, नया नहीं मिलेगा कुछ, इसलिए किताब लगाएं। इलेक्ट्रो सेकेंड पार्ट, सेल, सेल दो प्रकार के, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि दो प्रकार के, दो हिस्से हैं इस चैप्टर के, कौन कौन से, एक पार्ट 1 और एक दूसरा पार्ट 2। पार्ट 2 पे आ जाए, कंडक्टेंस समाप्त हो चुका है, अब हम लोग सेल पे चर्चा कर रहे हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला पहले का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरे का पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले पे आइए। पहले वाले में जो इनपुट देंगे आप और जो आउटपुट देंगे वो अलग होगा, दूसरे वाले में इनपुट आउटपुट अलग होगा। पहले वाले में आप इनपुट में क्या लगाते हैं, केमिकल एनर्जी,
और वो कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट में क्या देती है, मतलब आप आउटपुट में वोल्ट गेन करना चाहते हैं, ईएमएफ गेन करना चाहते हैं। ये सब काम करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इनपुट में क्या देते हैं, इनपुट में एक बैटरी लगानी पड़ेगी आपको पहले ही। तो बैटरी बनानी नहीं है, बैटरी इसमें पहले बना करके फिर लगानी है, फिर रिएक्शन करवानी है। दोनों का कार्यक्रम अलग अलग है। इसमें इनपुट ही आपको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में आपको मिलेगा केमिकल एनर्जी। कैसे मिलेगा उस पर चर्चा करना शुरू करें। देखिए सबसे पहले जब आप पहले वाले में चर्चा करेंगे तो पहले वाले में सबसे पहले यहां पे एक केमिकल चेंजेस स्टार्ट होंगे। अब केमिकल चेंजेस कैसे स्टार्ट होंगे, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए आपको रिएक्टिव सब्सटेंस लेने पड़ेंगे। क्या लेंगे, रिएक्टिव सब्सटेंस, जैसे जिंक की रॉड, कॉपर की रॉड, उसको उनके सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो रिएक्टिव फील करेंगे। तो पहले रिएक्टिव सब्सटेंस लेंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले कैसे होगा, क्योंकि लोग रिएक्टिव थे, आपने दो रिएक्टिव लोगों को कनेक्ट कर दिया, तो जो ज्यादा रिएक्टिव था वो पहले रिएक्ट करने लगेगा। और वो रिएक्ट करने का मतलब है या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो बगल वाला रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो फिर सर्किट में आउटपुट में क्या मिलेगा, ईएमएफ। ईएमएफ किस में मिलता है, वोल्ट में। तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो न्यूटन में ना निकाल देना, समझ रहे हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मोटिवेशन कहां से मिल रहा है, तो यूट्यूब से नहीं मिलता है। कहां से मिल रहा है, चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। सबके फ्लो का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे कोई गैस फ्लो करती है तो उसका कारण है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट। लिक्विड के फ्लो का कारण है कंसंट्रेशन का डिफरेंस या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चार्ज के फ्लो का कारण होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, उसकी वजह से आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये सब करके आप आउटपुट गेन कर लेंगे और आपको ईएमएफ मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव होगा, उसके लिए आउटपुट में जो वोल्ट मिलेंगे वो नाप लेंगे। तो यहां से आप क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। ये क्या क्या करने का तरीका है, बैटरी बनाने का तरीका। बैटरी से क्या करते हैं आप फिर, बैटरी आपको मिल जाएगी, यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे बैटरी को, कहीं भी आप सर्किट में लगा दीजिए बैटरी को। जैसे मान लीजिए आप गाना सुनना चाहते हैं तो वॉकमैन आता है तो पहले उसमें लगा दो। बल्ब जलाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, टॉर्च जलाना चाहते हैं तो उसमें लगा दो। सिस्टम है, तो कहीं भी आप सिस्टम में लगा करके उससे, अच्छा उससे फायदा क्या होता है, फिर बैटरी बना ली तो क्या फायदा है, बैटरी बना ली तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है। क्या है, आप जब चाहें उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कर सकते हैं, आउटपुट गेन कर सकते हैं। बराबर, उसको यूज करेंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको। कहीं पंखा चलता दिखेगा, कभी इन्वर्टर में यूज कर लें तो पंखा चल जाएगा, लाइट जल जाएगी। बराबर, तो वो एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, अब बताइए यहां पे क्या होगा। यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पहले ही आपके पास एक बैटरी होगी, यानी कि पहले आपको इनपुट में क्या देना पड़ेगा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये जो बैटरी आपने यहां से बनाई थी वो वहां लगाई जाती है पहले। समझ रहे हैं अंतर क्या है। तो यहां अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप खेल नहीं सकते। बराबर, तो पहले बैटरी बनाओ फिर इसको यहां लगाओ। लगाओगे तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी सर्किट में ऐसे लग जाएगी। तो बैटरी में से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाना शुरू करेंगे। दो तरफ मतलब एक तरफ एक इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ। अच्छा, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड जनरली लेते हैं, क्यों इनर्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन थोड़ी कराना चाहते हैं पहले। अगर आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो फिर तो ऐसा मामला हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेने का मतलब ही है कि आपने रिएक्शन के लिए आमंत्रण दिया उनको, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो थोड़ी करानी है हमें। तो यहाँ पे हम कैसा इलेक्ट्रोड लेते हैं, इनर्ट। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है, वो सरफेस प्रोवाइडर होता है। ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूँ कहीं भी किसी भी एक लाइन सवाल बन जाएगा, तो ध्यान से सब बातें सुना करिए, जितना भी दिमाग आपके पास है उसी को मैक्सिमम मानते हुए। तो जैसे यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड। जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव नहीं होते हैं तो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं।
तो वो चुपचाप पड़े रहते हैं। तो उनका मकसद क्या है, पूछा जाएगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या करते हैं, तो आप उनसे कहेंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप कहेंगे कंडक्टेंस को सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे ऑप्शन होंगे। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कंडक्टेंस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। पूछेगा रोल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो आप कहेंगे कंडक्टेंस में सपोर्ट करते हैं। पहला ये सही बात है। दूसरी बात क्या सही है, रोल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है वो सरफेस प्रोवाइडर होते हैं। क्या होते हैं, सरफेस प्रोवाइडर। किस कार्यक्रम के लिए होते हैं, किस काम के लिए वो अपनी सरफेस दे रहे हैं, रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन या, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं, दो सेंटेंस मान लो दे दिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स इट्स सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दूसरा सुन लें पहले, फिर सही आ गई, बहुत जल्दी में रहते हैं। पहला मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स इट्स सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन। दूसरा है एन इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स इट्स सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। पहला सही है और दूसरा गलत है, पहचानिए। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड या तो ऑक्सीडेशन के लिए अपनी सरफेस देता है या तो दोनों के लिए एक साथ कैसे सरफेस दे देगा, क्योंकि दो कंटेनर में दो अलग अलग इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, आप सुनते नहीं ध्यान से। समझ पा रहे हैं, तो रेडॉक्स के लिए सरफेस प्रोवाइडर नहीं है, वो किसके लिए है, आइदर फॉर रिडक्शन और फॉर ऑक्सीडेशन, दोनों में से किसी एक समय पे एक काम करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो बैटरी में से क्या निकली, करंट, करंट की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एक जगह से दूसरी जगह होगा तो एक जगह पे क्या शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरी जगह पे, इसी से सवाल बनाता है वो। पूछेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड अपनी सरफेस किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे या तो ऑक्सीडेशन के लिए कर रहा होगा या तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा वो किसके लिए होगा, ऑक्सीडेशन के लिए, और दूसरा वाला, ठीक है। तो उससे आउटपुट में क्या मिलेंगे आपको, आउटपुट में क्या मिलेंगे, केमिकल प्रोडक्ट्स। भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, केमिकल प्रोडक्ट। जैसे सोडियम बन गया Na सॉलिड, Cl2 गैस बन गया, तो वो क्या बने, केमिकल प्रोडक्ट बने। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो इधर हो रहा है क्या हो रहा है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन फिर सुनते जाइए भी। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है। इससे जो केमिकल प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उन केमिकल प्रोडक्ट में एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी समझते हैं, H। तो वो केमिकल एनर्जी उनके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आउटपुट में आपको क्या मिला, केमिकल एनर्जी। तो आउटपुट में आपने केमिकल एनर्जी गेन करी है, और इनपुट में क्या दिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। खींचे, जो दूसरा वाला प्रोसेस है उसमें और चर्चा की बातें क्या है। कोई पूछे ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपको कहना चाहिए कि पहले वाले में चर्चा का विषय है कि स्पॉन्टेनियस होगी या स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसे सर्किट भी हो सकते हैं जो स्पॉन्टेनियस हो और ऐसे भी हो सकते हैं जो, तो इसमें पूछा जाता है कि बताइए सर्किट को ऐसे लगाऊं तो स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें आप पहले ही बता देंगे कि ये प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये होता नहीं है, कराया जाता है। समझे, ये होता नहीं है, कराया जाता है। तो बताइए, होता नहीं कराया जाता है मतलब इनपुट में आप क्या लगाते हैं, बैटरी। अगर आपकी बैटरी खत्म तो बात वहीं खत्म, बैटरी निकाल के ले जाइए आप अपनी, करंट का फ्लो बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो गई, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो कैसा प्रोसेस है, जब तक बैटरी लगाएंगे तब तक होगा, हटा देंगे तो बंद हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें डिस्कशन का कोई मुद्दा ही नहीं कि स्पॉन्टेनिटी है या, इसमें डिस्कशन का मुद्दा है, इसमें पूछेगा कब कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं, तनाव में आगे लोग कर, कठिन बातें करता है आदमी, नोट कर लिया, हिट डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल से, पहला वाला। तो पहले पहला खत्म करेंगे फिर दूसरा खत्म करेंगे। कई लोग दूसरा पहले खत्म करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले पढ़ लेते हैं। तो आप सोच के देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले पढ़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि यहां से जो बैटरी बनेगी उसी को तुम यहां लगाओगे, तो पहले बैटरी बनाना तो सिखाओ।
बैटरी बनेगी तब लगेगी ना, अभी तो है ही नहीं मेरे पास बैटरी। आपके पास पहले से कैसे बैटरी आ गई? हाँ, लॉजिकल बात। पहले वो पढ़ना चाहिए। अच्छा, कई सारी किताबें भी पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा देती हैं, इसलिए लोग पढ़ते रहते हैं। क्योंकि लोग किताबें में जो लिख दिया उसको एकदम सत्य मानते हुए पूरा जीवन काट देते हैं, अपना मस्तिष्क नहीं उपयोग करेंगे, कहेंगे जो है वही है। अच्छा, अब समस्या क्या है? समस्या है कि एक किताब जो करती है वो दूसरी भी करती है। आजकल जितनी किताबें छप रही हैं सब एक दूसरे की लगभग लगभग फोटो कॉपी है। 80% आपको मैचिंग मिल जाएगी, चीजें बदलते नहीं उसमें कुछ। यही स्टडी मटेरियल में भी सत्य तो यही है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन फिर भी अभी जो सबसे अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वो यही का है, क्योंकि वो हम लोग के पास था पहले, वही वाला है ये। वो तो ठीक है, लेकिन वो उसका कारण स्टडी मटेरियल थोड़ी था। वो नहीं, वो तो बढ़िया था, स्टडी मटेरियल बढ़िया था, बाकी समस्याएं थी वहां। वो चर्चा का विषय अलग है, उस बाद में आएंगे कभी। अभी आइए इधर है। अभी डैनियल सेल बनाए हैं आप तो। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसके नाम होते हैं तीन। इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं आप। सामने लिखते जा रहे हैं। और डैनियल सेल इसका एग्जाम्पल है। इसमें खुश होने जैसा कुछ है नहीं वैसे तो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये जो ग्राम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? डैनियल सेल का। डैनियल सेल इसका एक एग्जाम्पल, नाम नहीं है, नाम तीन है। कौन कौन से? वोल्टाइक, इलेक्ट्रोकेमिकल और, ठीक है। अब डैनियल एक एग्जाम्पल है। डैनियल ने एक सर्किट तैयार किया और दो प्रकार की रॉड से मिला करके सर्किट तैयार किया, एक जिंक की और एक कॉपर की। तो यहाँ पे ये जेडन की रॉड है, ये वाली कॉपर की है। जेडन की रॉड को डिप कर दिया ZnSO4 में। तो यहाँ ZnSO4 भरा हुआ है, यहाँ कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। चित्रकारी करते हैं पहले, आराम से। समझिए अब जरा सर्किट कैसे काम कर रहा है। चित्र बाद में बनाने, पहले सुन लो। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या किया, जेडन की रॉड थी, इसको ZnSO4 में डिप किया। कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में। तो बताइए दोनों रॉड कैसा फील कर रही है, रिएक्टिव। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे जो आप पहले ये पढ़ने जा रहे हैं इसमें कैसी रॉड लेते हैं, इलेक्ट्रोड कैसे लेते हैं, रिएक्टिव। तो इनर्ट वाली बात यहाँ नहीं हो रही है ना, तो यहाँ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और कंडक्टेंस को सपोर्ट भी करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसे घुमा फिरा के कहीं पूछ सकता है। तो बताइए क्या कर रही है, जिंक की रॉड चाहती है रिएक्ट करना। रिएक्ट करना मतलब डिसॉल्व होना। इस जिंक की रॉड का मन कर रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाए। कॉपर की रॉड का भी मन कर रहा होगा कि इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। दोनों रॉड का मन कर रहा है कि दोनों अपनी अपनी जगहों पर डिसॉल्व हों, लेकिन जिसका ज्यादा मन होगा वो पहले होगा। तो पाया ये गया है कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन। ये तक कैसे पता चला? इन दोनों को छोड़ दीजिए, अगर आपको पता करना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो दो व्यक्तियों को खुला छोड़ दीजिए, जो ज्यादा उछल कूद कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो Zn इज मोर रिएक्टिव। ये पता चला जब एक्सपेरिमेंट किया,
और जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, तो जब तक कॉपर सोचेगा तब तक जिंक कार्यक्रम स्टार्ट कर देगा। कार्यक्रम स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने से पहले ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। किस तरीके से न्यूट्रल, पीएच के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सॉल्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, क्योंकि जितना Cu+2 उतना ही SO4-2 है। समय गुजरता जाएगा, ये Zn की रॉड इसमें डिसॉल्व होती जाएगी, तो ये Zn+2 भेजता जाएगा इसके अंदर। जब ये सर्किट में Zn+2 भेजता जाएगा तो ये रॉड पहले कैसी थी, न्यूट्रल रॉड थी। अब इसमें से पॉजिटिव कंटेंट निकल गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, बराबर, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाएंगे। ये सब करने का मन कॉपर का भी था, लेकिन कॉपर से पहले Zn ने कर डाला। समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कॉपर ही कर नहीं सकता, कॉपर कर सकता है। कल को कॉपर के बगल में कोई और होता तो क्या पता कॉपर ही काम कर रहा होता, लेकिन अभी जिंक है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने कर डाला और कॉपर अभी देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अब यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगे, तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेंगे, तो इस रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। और इस रॉड से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होंगे वो मूव करके इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहां तक पहुंच जाएंगे, और ये भी कंडक्टर का सपोर्ट करेगा, तो यहां से गुजरते हुए ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी आ सकते हैं। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहे होंगे तो ये पूछेंगे हर किसी से कि तुम में से कोई है जो हमें संभाल सके, तो बताइए इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी कॉपर की रॉड के पास पहुंचेंगे तो कॉपर इनको लेने से मना कर देगा। क्यों, कॉपर कहता है मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं और मैं इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बन जाऊंगा, Cu- थोड़ी बनूंगा मैं, मेटल है ना भैया, तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से मना कर देगा। मतलब ये अपने साथ कंबाइन नहीं करेगा, लेकिन ये रोकेगा भी नहीं, कहेगा कि हम नहीं रख सकते लेकिन आगे जा सकते हो हमारे थ्रू, क्योंकि हमारे अंदर कंडक्टेंस है, समझ रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस। तो ये मेटेलिक कंडक्टेंस इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करता है और वो यहां से होता हुआ सिस्टम में आता है। सिस्टम में यहाँ दो लोग हैं, कौन कौन, एक तो Cu+2 और दूसरा SO4-2। यहाँ जो दो व्यक्ति हैं उनकी वजह से ओवरऑल ये सिस्टम अभी कैसा है, डल। जब वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो सल्फेट से भी पूछेगा और इससे भी पूछेगा, कहेगा हम लोग यहाँ आ गए हैं, बताओ तुम रखोगे या तुम रख लो। कॉपर ने तो मना कर दिया, वो न्यूट्रल है, मेटेलिक है, तो नेगेटिव रख नहीं सकता। तो ये कहता है सल्फेट की हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास खुद कैसा है, तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहेगा हमारे पास भी मत आ जाना, है ना, इसको अच्छा नहीं लगता। अब ये Cu+2 कहेगा तुम आ जाओ, ये बुला लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए यहाँ पहुंचेंगे वो कौन रिसीव कर लेगा, तो जैसे वो रिसीव करेगा तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Cu बन जाएगा। अब इस प्रकार से सर्किट में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो जीरो चार्ज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। जब भी कहीं पे भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन जहां कहीं भी होगा उसे हमेशा एनोड कहेंगे। उधर है, इधर देखिए +2 चार्ज वाला कन्वर्ट होकर किस में चला गया, जीरो में। ऑक्सीडेशन नंबर में घटा हुआ है और जहां पे घटेगा उसे रिडक्शन कहेंगे, और रिडक्शन जहां कहीं भी होगा वो हमेशा कैथोड कहलाएगा। आगे बढ़े तो याद रखने का तरीका कुछ बना लें। जैसे कभी कभी पूछा जाएगा कि बताएं एनोड यहाँ कैसा इलेक्ट्रोड होता है, तो आप कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कॉन्सेप्चुअली देखें तो समझ में आ रहा है, ये न्यूट्रल रॉड थी, इसके अंदर से क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया, तो क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले न्यूट्रल थी, न्यूट्रल में से प्लस निकल गया तो अब क्या बचा, नेगेटिव, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं ना यहाँ से, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये तो इतना सोच के आपने बताया। अब मान लो आपकी सोच बहुत तेज है, तो याद रख लें, अगर बिल्कुल पैदल मामला है तो जीवन में कुछ ना करें लेकिन लोन जरूर लेंगे, क्या पता चुकाएं भी नहीं, डिफॉल्टर में। बराबर। तो ये देखिए, ये याद रखिए, इससे क्या याद रहेगा, एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ओ का मतलब, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। कहने उधर वाला कैसे याद रखेंगे फिर, हैं, ठीक, थैंक्स। खींचे तो जल्दी से फटाफट। इसमें बीच में एक ये लगा हुआ है,
ये क्या कर रहा है, इस पे आते हैं अभी। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सर्किट में जब ये सब हो जाएगा तो बताइए, ओवरऑल मान लो अगर सब कुछ हो गया ऐसा, सॉल्ट ब्रिज में आप कुछ ऐसे मटेरियल को भरते हैं जो कंडक्टिव हो। तो कंडक्टिव होना जरूरी क्यों है? जिससे सर्किट चल पाए। सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो करती है। बिजली कभी टूटे हुए रास्ते नहीं चलती। देखिए, बिजली के लिए रास्ता कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहां से आप यहाँ गए, कंप्लीट है, यहां से लौटें फिर ऐसे जाएं, तो पूरा रास्ता कंप्लीट होना चाहिए। तो रास्ता अगर कंप्लीट होगा तभी बिजली चलेगी ऐसे। अगर रास्ता कहीं भी टूट गया तो फिर नहीं दौड़ेगी। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को, इतना खींचे पे बताते हैं बाकी। करंट के फ्लो की डायरेक्शन दी जाएगी। अगला प्रश्न, करंट के फ्लो की डायरेक्शन। देखिए सर्किट में दिखा रहे हैं। ये बिजली का रास्ता है। देखिए बिजली कैसे फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, इधर। तो करंट कैसे फ्लो करेगी उसके, तो अपोजिट डायरेक्शन में। ये करंट का फ्लो। करंट फ्लो होने से पता क्या चलता है, फिर यहां जब करंट फ्लो होने लगेगी आई, तो कैसे पता चलेगा करंट फ्लो कर रही है? इसके लिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर में जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है। ऐसा नहीं उसमें हाथ लगा के झटका महसूस करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में निडल होती है, वो डिफ्लेक्ट करेगी, उसके डिफ्लेक्शन को नापेंगे और उससे पता चलेगा करंट कितनी फ्लो कर रही है। खींचे पूरा। चले, देखिए दो प्रकार की रिएक्शन है इसमें। कौन कौन से? एक तो Zn कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, कॉपर। ये कौन है, एनोड, ऑक्सीडेशन। ये सेल रिएक्शन है। ये दोनों कंप्लीट सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है। जोड़ दें तो कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी। देखिए जब कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कैंसिल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड पे उतने ही पहुंचने चाहिए, क्योंकि सर्किट पूरा क्लोज है। सर्किट अगर क्लोज है तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे 2 ही रिसीव होने चाहिए, यहाँ 4 रिसीव नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ 2 रिसीव हुए तो यहाँ से 1 निकला हो, तो बढ़ भी नहीं जाएंगे, घटेंगे भी नहीं। 2 के 4 भी नहीं, 2 के 1 भी नहीं। तो बताइए कटना बहुत आवश्यक है ये। तो कभी कभी कटना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है, ये क्या है, और ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। कंप्लीट सेल रिएक्शन को देख के कैसे पहचानेंगे उसे, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कंप्लीट सेल रिएक्शन आपने सही नहीं लिखी। और हाफ सेल रिएक्शन में दिखना ही चाहिए, नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है। सेल रिप्रेजेंटेशन, ये होगी सेल रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन चले।
जल्दी खींचते जो आसान बातें सब। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे बताओ? Zn+2 ये क्या हो गया? एनोड। इधर आ जाओ, Cu+2 Cu ये क्या हो गया? कैथोड। इनकी फेजेस लिख लें, सॉलिड एक्वस, इधर एक्वस सॉलिड, बीच में दो पैरेलल लाइन। अब पूछा जाए ये सब क्या है समझाओ, तो आप कहेंगे ये जो बीच में लाइन आपने बनाई ये वाली फेज बाउंड्री है, ये अलग कर रही है किसको? दोनों फेजेस को, सॉलिड एक्वस। ये भी कौन है? तो ये दोनों फेज बाउंड्री, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज किसको अलग करता है? एनोड और कैथोड को। कुछ बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी लिखेंगे हमेशा हमेशा वो एनोड ही होगा। और इन केसेस में एनोड के नीचे से माइनस है तो घबराना नहीं है, वो कहना चाहता है एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सॉल्ट ब्रिज के दाईं तरफ जो भी होगा वो हमेशा कैथोड होगा, चाहे आप कोई भी सवाल लगा रहे हो। और यहाँ पॉजिटिव लिख देगा वो। ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये हो गया? खींचो। एनालिसिस। क्या इंटरचेंज? सॉलिड एक्वस तो कहीं भी जा सकता है। मेन चीज है इधर हमेशा एनोड होगा, ये फिक्स है। एनोड हमेशा यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये फिक्स है। बाकी नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड बनता है। कि किसका इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं अभी? मेटल, मेटल आयन। नॉन मेटल आयन का भी इलेक्ट्रोड बनता है, जैसे Cl2 Cl नेगेटिव। तो उसमें रिप्रेजेंट आगे पीछे हो सकता है, उसमें चर्चा का विषय। लेकिन इधर हमेशा आप क्या लिखेंगे? एनोड, ये फिक्स बात है। इधर हमेशा जो भी होगा उसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। और उधर जो होगा वो हमेशा रिडक्शन। चले, एनालिसिस ऑफ डैनियल सेल, पहला पॉइंट। एनालिसिस ऑफ डैनियल सेल, हेडिंग डालें, लिखना शुरू करें। पहला पॉइंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेसल। पहला एनोड, दूसरा कैथोड। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। पॉइंट नंबर टू, oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. Oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. ये समझी चुके हैं दो बातें तो। तीसरे पे आइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from anode, number of electrons emitted from anode must be equal to number of electrons reached at cathode. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड एट कैथोड। ये बात भी समझ गए, एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड पे उतने ही। एनोड से दो निकलेंगे तो कैथोड पे दो ही पहुंचने चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का कैंसिल होना। क्वेश्चन, में एक सवाल आ चुका है, करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन, ऑप्शन दिए थे। किसकी बात कर रहा हूं? वो डैनियल सेल की।
चेक करें। अब ज़्यादा लोग इसमें ये लटक करके निकल लिए थे, क्योंकि देखें इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर आएगी, तो ये कैथोड है ये एनोड है। तो पहला ऑप्शन टिक करके कई लोग निकल लिए, आसान बहुत सवाल था ऐसा मानते हुए। सही जवाब ये। तो बोनस होता फिर 1000 रुपये लगा दे तुम। नहीं, 1000 रुपया करेक्शन। ये पढ़िए, एक इंटरनल सर्किट होता है और एक इंटरनल एक्सटर्नल होता है ना। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा बिजली टूटे हुए रास्ते नहीं चलती, बिजली का रास्ता दिखाया जाए। देखिए बिजली ऐसे सुरंग से होती है, यहाँ लौट के आ रही है, दिख रहा है, ये बिजली का रास्ता है। पथ प्रदर्शित करिए। तो देखिए बिजली ऐसे जा रही है, ये नीली नीली वाली बिजली है, यहाँ से ऐसे होती हुई फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, ये देखो नीली नीली तक जा रही, फिर ये अंदर सुरंग से होती हुई सॉल्ट ब्रिज से होती हुई ऐसे, ये है बराबर। तो बताइए कहां से कहां जा रही है। ये जो बाहर वाला सर्किट जो आपको नजर आ रहा है ये कौन है, एक्सटर्नल। और ये जो अंदर सॉल्ट ब्रिज होता है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के सर्किट है। ये जो बाहर वाला सर्किट है ये एक्सटर्नल सर्किट है, और ये जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर है ये इंटरनल सर्किट है। दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सटर्नल में डायरेक्शन है ये कैथोड टू एनोड, और इंटरनल में डायरेक्शन है एनोड टू कैथोड, बराबर बना है? तो सही जवाब सी है। कभी कभी सी भी अच्छा होता है। एनालिसिस को आगे बढ़ाइए, लिखें। कुछ बातें बतानी है आपको, मान लो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी दे सकता है, एनालिसिस के अंदर ही अगला पॉइंट। ऑप्शन है डिक्रीजेस इंक्रीजेस, सेम कह नहीं सकते। बढ़ेगा घटेगा, या सेम रहेगा, ये बताना है। पहले वाले के बारे में क्या विचार है, चेक करें। देखें ये जब इसमें डिजॉल्व होगा तो Zn+2 यहाँ पे बढ़ेगा, और Zn की रॉड का मास, तो ये रॉड छोटी होती जाएगी क्योंकि ये डिजॉल्व हो रही है, बराबर। तो इसका मास गिर जाएगा और ये Zn+2 बढ़ जाएगा। इधर है, इधर मास डिपॉजिट हो रहा है Cu+2। तो देखें ये जो Cu+2 है ये जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर ये डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब इस रॉड का मास बढ़ेगा, तो ये रॉड धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, इसका मास बढ़ता जाएगा, इसके पोजीशन होगा। और दूसरा, इस सिस्टम में से Cu+2 थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। आ जाए, और एक दो बातें समझ लें। सल्फेट के बारे में क्या विचार है। सल्फेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना यहाँ कर रहा है और ना यहाँ कर रहा है, तो यहाँ जो सल्फेट होगा वो भी एज इट इज पड़ा रहेगा, और वहां भी। तो सल्फेट रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसका मामला कैसा, कांस्टेंट आए।
आंसर बताएं। Zn की रॉड, कॉपर की रॉड का मास Zn+2, कॉपर+2, सल्फेट खींचे। ठीक है, इट्स ऑल राइट। नहीं नहीं, सही बात है। अगला पॉइंट पूछेगा, इसमें लिमिटिंग रीजन कौन हो सकता है इस रिएक्शन? बताओ इसमें रिएक्शन क्या हो रही है? Zn+Cu+2, इधर क्या बन रहा है? Zn+2+Cu। दो रिएक्टेंट है, कौन कौन? एक ही है और एक, दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन बनेगा? कोई भी हो सकता है, लेकिन देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लिमिटिंग रीजन। देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ लिमिटिंग रीजन। एक पॉसिबिलिटी Zn है और दूसरी पॉसिबिलिटी Cu+2 है। Zn सॉलिड और Cu+2 एक्वस, इनमें से कोई एक लिमिटिंग रीजन होगा कि नहीं? ये नहीं हो सकते क्या? तो इन दोनों में से जो खत्म हो जाएगा वो क्या बनेगा? बस हम भी चल रहे हैं भाई, पहले जाएगा। देखें, तो सवाल कैसा आएगा वो समझिए। 5 मिनट नहीं रुका जा रहा है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ लिमिटिंग रीजन। अब सवाल कैसा आएगा इस पर? इसी पे सवाल आते हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूं इन्हीं में से कोई भी एक लाइन उठा के क्वेश्चन बन जाएगा, तो सुनते रख रही ध्यान से। क्वेश्चन कैसा बनेगा? कहेगा एक डेनियल से लिया, उसमें Zn की रॉड का मास कितने ग्राम है, समझ ना? इतने में कोई वैल्यू दे देगा। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी देगा और वॉल्यूम देगा। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे? कॉपर सल्फेट के मोल निकाल लेंगे। उससे किसके मोल आ जाएंगे? Cu+2 के मोल उतने ही आ जाएंगे। तो इसके मोल आ गए और इसका मास दिया तो इसके भी मोल निकाल लेंगे। कैसे? इसका मास जो दिया होगा उसमें क्या डिवाइड कर देंगे? कितना होता है? 65। बराबर। बहुत मासूम हो रहा है। तो बताइए, इसमें मोल निकाल लेंगे और इसमें भी मोल निकाल लेंगे, फिर दोनों के मोल चेक करेंगे, जिसके मोल कम आएंगे, क्योंकि रेशियो दोनों में कितना है? 1:1। तो आपको कोफिशिएंट वगैरह तो सब सेम ही है दोनों के। तो जिसका कम मोल आएगा वो पहले खत्म हो जाएगा, तो जिसके मोल कम है वो बनेगा। तो ये पूछेगा कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन। कीजिए, हेड डालें सॉल्ट ब्रिज। टाइम क्या बजी नहीं? सॉल्ट ब्रिज क्या करता है यहाँ पे? सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज के विभिन्न काम हैं। नाम ही देखिए, ब्रिज है तो ब्रिज का मतलब ही होता है कि दो लोगों को जोड़ना। तो एक कनेक्टिंग ब्रिज है, एनोड को कैथोड से मिलाता है। क्या इसका मकसद सिर्फ इतना ही है, एनोड को कैथोड से इस तरीके से जोड़ देना? तो कह रहे हैं लकड़ी का पुल बना दूं तो किसका पुल बनाएंगे? नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे। लकड़ी का बनाऊं या लोहे का बनाऊं? हाँ, बांस का, वही लकड़ी का एक ही बात होती है।